हाँ बेटा, वो डिसलोकेट हो गई थी। अब वापस से स्टार्ट कर देते हैं हम, है ना। एडमिट ऑल, प्रीति जांगेड़ आ गई, अंशु शर्मा। ठीक है बेटा, अब टॉपिक लेते हैं अपन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। कौन सी? जैव भू रासायनिक चक्र। आज का टॉपिक है अपना बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव भू रासायनिक चक्र। तो इकोसिस्टम के संबंध में अभी तक किए गए इकोसिस्टम के संबंध में अभी तक किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि हरे स्वपोषी पौधे अपनी वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मिट्टी से जल व विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। ये खनिज तत्व भोजन के साथ खाद्य श्रृंखला फूड चेन के विभिन्न पोष स्तरों मतलब ट्रॉफिक लेवल्स से गुजरते हुए जंतुओं की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया द्वारा फिर से मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये खनिज तत्व बारंबार चक्रीय रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होकर इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोष स्तरों की मात्रा कर फिर से यात्रा कर फिर से मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। वापिस कर रही हूँ, इस प्रकार ये खनिज तत्व बारंबार चक्रीय रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होकर पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोष स्तरों की यात्रा कर फिर से मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खनिज तत्वों की भूमि से जीवों में होते हुए फिर भूमि में मिल जाने की चक्रीय परिक्रमा को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं या परिसंचरण कहते हैं, मिनरल साइक्लिंग कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले पदार्थों में कुछ जैसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अपना परिसंचरण वायुमंडल में पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ अन्य पदार्थों की परिसंचरण क्रिया मिनरल साइक्लिंग प्रोसेस वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर स्थल मंडल एवं विभिन्न सजीवों द्वारा संपन्न होता है। तो यह जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले पदार्थों में से कुछ जैसे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अपना परिसंचरण वायुमंडल में ही पूर्ण कर लेते हैं। कुछ पदार्थों जैसे नाइट्रोजन की वायुमंडल में बहुलता होने के बावजूद भी पौधे सीधे इसका अवशोषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के रूप में जल में घुलित होती है। तो इसके बाद पौधे मृदा से इसका अवशोषण नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं। अब पौधे की सामान्य अनुकूल वृद्धि के लिए 40 से 50 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खनिज तत्व कम परमाणु भार वाले या हल्के तत्व होते हैं। इनमें से भी पौधों को अपनी जैव क्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस,
सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लोह एंड मैग्नीशियम भी सभी पौधों की वृद्धि के लिए सार्वत्रिक रूप से आवश्यक है। इन या 10 खनिज तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न सजीवों को वृद्धि के लिए एवं शारीरिक गठन के लिए अन्य कुछ और खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एटीपी निर्माण में फास्फोरस की तथा सेल वॉल एवं अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम तथा प्रोटीन के लिए गंधक, सल्फर व नाइट्रोजन आवश्यक होते हैं। ये सभी खनिज तत्व अलग अलग मात्रा में वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जल मंडल में मौजूद होते हैं। तो सभी सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार इन स्थानों से आवश्यक तत्वों का अवशोषण कर एक चक्र के रूप में इसकी यात्रा को संचालित करते हैं एवं चक्र के पूरा हो जाने पर इन खनिज तत्वों को वापस मृदा में पहुंचा दिया जाता है। विभिन्न तत्वों के इस जैव रासायनिक चक्रण के क्रम को 3 श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। पहला है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्रण। तो वापिस से थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, इकोसिस्टम के संबंध में अभी तक किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि हरे स्वपोषी पौधे अपनी वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मिट्टी से जल एवं विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व अवशोषित करते हैं। ये खनिज तत्व भोजन के साथ खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के विभिन्न पोष स्तरों से गुजरते हुए जंतुओं की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया द्वारा फिर से मृदा में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये खनिज तत्व बारंबार चक्रीय रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होकर इकोसिस्टम के विभिन्न पोष स्तरों की यात्रा कर फिर से मृदा को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से खनिज तत्वों की भूमि से जीवों में होते हुए फिर भूमि में मिल जाने की चक्रीय परिक्रमा को जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग और मिनरल साइक्लिंग कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले पदार्थों में से कुछ ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड अपना परिसंचरण वायुमंडल में पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन कुछ अन्य पदार्थों की परिसंचरण क्रिया मिनरल साइक्लिंग वायुमंडल, जलमंडल व स्थल मंडल एवं विभिन्न सजीवों द्वारा संपन्न होती है। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ जल चक्रण की, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। तो इस चक्र में जल चक्रण में जल का परिचक्रण होता है। तो सेकंड है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैंने क्या बताया था कि विभिन्न तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्रण के क्रम को 3 श्रेणियों में विभेदित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? जल चक्रण, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। दूसरा है बेटा गैसियस साइकिल, गैसीय चक्रण। तो यहाँ सजीवों के लिए इच्छित एवं आवश्यक खनिज तत्व गैसीय रूप में पाए जाते हैं तथा वायुमंडल इनकी आपूर्ति का प्रमुख स्रोत होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तो तीसरी है सेडिमेंट्री साइकिल।
अवसादी चक्र। अब विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पौधों द्वारा जल के विलयन के रूप में भूमि से अवशोषित किए जाते हैं। इन आवश्यक तत्वों का वाष्पीकरण नहीं होता, अतः ये मृदा में एकत्र रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड कैल्शियम इत्यादि। अब मैं आपसे बात करती हूँ डिटेल में कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल के बारे में। तो अपना क्वेश्चन क्या बनता है बायोजियोकेमिकल साइकिल में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो बात मैं कर रही हूँ कार्बन साइकिल की, कार्बन चक्र की। यह एक मतलब कार्बन चक्र एक गैसीय परिचक्र, गैसियस साइकिल है। कैसी है? एक गैसियस साइकिल है। सभी सजीवों के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रमुख स्रोत है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन केवल 0.03% अंकित किया गया है। सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का कार्बन एक प्रमुख आधारीय तत्व होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या बेटा वॉइस नहीं आ रही? तो बेटा अब कहाँ से नहीं आई वॉइस? कितना सुन लिया? वापस बोल लूं? कौन बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही? अच्छा वापस सुनना, तो वापस रिपीट करते हैं। वॉइस आएगी जब भी आगे बढ़ेंगे। बेटा अब डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग में टेप हो रहा है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया? हाँ, कार्बन साइकिल नहीं आए तो वापस बोलना, मैं वापस रिपीट करती हूँ। कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, ठीक है, यह एक गैसीय परिचक्र मतलब गैसियस साइकिल है। सभी सजीवों के लिए वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का प्रमुख स्रोत है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन केवल 0.03% अंकित किया गया है। आ रही आवाज? आ रही आवाज? ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ। तो सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का कार्बन एक प्रमुख आधारीय तत्व होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग में लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। ये स्वपोषी हरित पादप इकोसिस्टम में भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। मतलब स्वपोषी हरित पादपों को क्या कहते हैं? स्वपोषी हरित पादपों को कहते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। फिर विभिन्न उपभोक्ता प्राणी अपने भोजन के लिए इन उत्पादकों का भक्षण करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को कौन खा जाते हैं? मतलब उपभोक्ता। इन उपभोक्ता प्राणियों की मृत्यु के पश्चात इनके मृत कार्बनिक अवशेषों डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स का अपघटन सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, जीवाणुओं अर्थात अपघटकों द्वारा कर दिया जाता है एवं कार्बन को फिर से वायुमंडल में पहुंचा दिया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन के अन्य स्रोतों में भूगर्भ में संचित कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाला धुआं इत्यादि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कारखानों की चिमनियों
से निकलने वाले धुएं से भी वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूगर्भीय स्रोतों के अतिरिक्त समुद्र भी कार्बन का एक प्रमुख स्रोत है, जहां वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बोनेट, कौन सा, वायुमंडल से 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट यौगिकों के रूप में मौजूद रहता है। बरसात के समय वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर समुद्रों में पहुंच जाती है। वहां इससे कार्बनिक एसिड बनता है और कार्बोनेट पदार्थों का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। वापस रिपीट कर रही हूँ, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूगर्भीय स्रोतों के अतिरिक्त समुद्र भी कार्बन का एक प्रमुख स्रोत है, जहां वायुमंडल से भी 50 गुना अधिक कार्बन कार्बोनेट यौगिकों के रूप में मौजूद रहता है। बरसात के समय वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर समुद्रों में पहुंच जाती है। वहां इससे कार्बनिक एसिड बनता है और कार्बोनेट पदार्थों का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये कार्बोनेट पदार्थ ही अंत में चूने के पत्थर, लाइमस्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं तथा समय समय पर रासायनिक क्रियाओं व अपरदन के द्वारा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता रहता है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों व प्राणियों में रेस्पिरेटरी प्रोसेस, श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप भी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मात्रा वायुमंडल में पहुंचती है। तो आज अपन ने देखा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल कैसे संपन्न होती है। अब अपन देखेंगे कल नाइट्रोजन साइकिल कैसे संपन्न होती है। अपने कोर्स में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये भी एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, और एक फास्फोरस साइकिल। तो इन साइकिल्स पे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द नाइट्रोजन साइकिल, और मतलब नाइट्रोजन साइकिल को विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए, और या फास्फोरस साइकिल जो है उसको भी डिटेल में समझाइए। फिर अपन लेंगे सल्फर साइकिल, ये भी आपके कोर्स में है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में मेन क्वेश्चन तो आपका नाइट्रोजन साइकिल व फास्फोरस साइकिल पे ही बनता है, लेकिन अपन सभी को ले लेंगे, मतलब एक एक करके। चलो नाइट्रोजन साइकिल को भी मैं थोड़ा बहुत आपको अभी समझाती हूँ कि पृथ्वी पर, किसके बारे में समझा रही हूँ, नाइट्रोजन साइकिल। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन एक परम आवश्यक तत्व है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कुल मात्रा लगभग 79% है, लेकिन फिर भी इसके गैसीय प्रारूप का पौधे सीधे ही उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक रूप से केवल नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एवं कुछ जीवाणु बैक्टीरिया ही ऐसे सजीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे ही उपयोग करने में
सक्षम होते हैं। ऐसे कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे ही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसे कुछ जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूपांतरित कर देते हैं। इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु कहा जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु या तो स्वतंत्र रूप से मृदा में या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। मतलब मैंने क्या बताया, कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में रूपांतरित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में रूपांतरित कर देते हैं तो इनको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से मृदा में या लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियों मतलब रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं तथा अपनी क्रिया के परिणाम स्वरूप ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण प्रक्रिया में कार्यशील या सक्रिय जीवाणु तथा नील हरित शैवाल सहजीवी सिम्बायोटिक या मुक्त जीवी फ्री लिविंग प्रकार के हो सकते हैं। अब मुक्त जीवी जीवाणुओं में एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणुओं के नाम सर्व प्रमुख हैं। बाकी की बात अपन कल करेंगे, ठीक है। तो कल अपन ने जो टॉपिक लिया था सॉइल फॉर्मेशन, उस पर भी बेटा एक क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गई आपकी जियोकेमिकल साइकिल। तो सॉइल फॉर्मेशन पे भी मैंने बता दिया था कौन कौन से क्वेश्चंस आपके कोर्स में बन सकते हैं, वो वाले आप सभी लोग जानते हो, वो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है आपके पादप अनुक्रमण को भी मैंने करा दिया था। तो जो पादप अनुक्रमण में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी बच गया अपना 934, तो पादप अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए और किसी एक मरुक्रमक का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन अपना लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। और दूसरा बनता है शैल क्रमक का सचित्र वर्णन प्रस्तुत कीजिए। मतलब शैल क्रमण को समझाइए किसके हेल्प के थ्रू, डायग्राम के हेल्प के थ्रू। और बायोजियोकेमिकल साइकिल में जिसकी की बात आज मैं कर ही रही थी, उनमें आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राइट ए डिटेल्ड नोट on the nitrogen cycle or write a detailed note on the sulfur cycle। तो ये कौन सी यूनिट में है जो मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कराई हैं आपको? ये है यूनिट सेकंड में है। यूनिट सेकंड में क्या डाल रखा है आपका? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ऑफ कार्बन एंड फास्फोरस। कोर्स में तो ये दोनों ही डाल रखी है बेटा। कार्बन साइकिल मैंने बताई दी आज, नाइट्रोजन साइकिल में बता देती हूँ, लेकिन फास्फोरस साइकिल में डाल रखी है। कभी कभी नाइट्रोजन साइकिल भी आ जाती है। तो कोर्स में यूनिट सेकंड में आपकी डाल रखी है बायोजियोकेमिकल साइकिल, दो ही हैं, कार्बन साइकिल एंड फास्फोरस साइकिल। लेकिन अपन नाइट्रोजन साइकिल को भी, जो अभी मैंने समझाई भी है, ब्रीफ में लेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन तो इस पे ही बैठ जाता है। और कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल को भी मैं ब्रीफ में समझाई दूंगी। वैसे क्वेश्चन और एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे दे डिपेंड्स। तो लेकिन फिर भी जब कार्बन साइकिल कर लेंगे, फास्फोरस साइकिल कर लेंगे, कल मैं नाइट्रोजन साइकिल भी बता दूंगी पूरी, एंड फास्फोरस साइकिल भी आप लोगों को एक्सप्लेन पूरी कर दूंगी, ठीक है। फिर अपन इसके बाद लेंगे आपका लेंगे एक टॉपिक है, फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान के बारे में है, यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे फिर। और ये वाले क्वेश्चंस आपकी इकोसिस्टम हो गया बेटा। यूनिट सेकंड में आप इकोसिस्टम भी कर लोगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और अभी जो मैंने
बताया बायो जियोकेमिकल साइकिल, उस पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। एक है आपका फूड चेन एंड फूड वेब, जो अपन कर चुके, मतलब शॉर्ट नोट इस पे भी मिल जाएंगे आपको, यूनिट सेकंड की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर अपना ये भी करेंगे कम्युनिटी क्या होती है, यूनिट सेकंड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिटी के, लाइफ फॉर्म्स क्या है, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो 3 क्वेश्चंस में से मिल जाएंगे, जबकि आपको एक ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको शियोफाइट्स एंड इस पे मिल जाएगा लाइट पे। और तीसरा क्वेश्चन आपको जो मैंने कराया है एटमॉस्फेयर पे भी आ सकता है, ठीक है, ये कराई दी है। और एक है एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो कल अपन बात करते हैं फिर से इसकी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स।